तो बंगाल में एसआईआर पर लगातार घमासान जारी है। ममता सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर एक और बम फोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बंगाल की मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनका रिकॉर्ड 2002 से 2006 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा है। यानी कि 2025 की मतदाता सूची से 2002-2006 की मतदाता सूची में मेल नहीं खा रही है। इसको लेकर सियासत में भारी उबाल मच गया है। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा कि क्या वाकई ममता सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है, जो 26 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए जो मिसमैच है 2002 और 2006 के एसआईआर के तहत। करेंगे चर्चा, लेकिन इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, सुन लेते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसे भी उदाहरण रखे हैं जहां पे एक घुसपैठिए ने अपने ही ससुर को अपना पिता बता दिया। हमने ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जहां पर मां की उम्र बेटे से कम है, तो कहीं ना कहीं भाड़े पर जो घुसपैठिए हैं वो रिश्तेदारी खोज रहे हैं और टीएमसी की सरकार और उनके कार्यकर्ता इस प्रकार की धांधली में बीएलओ पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन पर जोर डाल रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को भी रजिस्टर करें। हमारा इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह था कि वो इस पूरे डेटा सेट पर एआई और डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से इस प्रकार की सारी अनियमितताओं को आइडेंटिफाई करें और इनको दोबारा एईआरओस और ईआरओस के माध्यम से नीचे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए और एईआरओस और ईआरओस स्तर के अधिकारियों ने उस एंट्री को फाइनल साइन ऑफ देना चाहिए, ताकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके से अवैध वोटर्स ना आए और कोई भी जेन्युइन वोटर छूट ना जाए। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी आग्रह किया है कि एईआरओस और ईआरओस एसडीओ लेवल के अधिकारी होने चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार ने निचले स्तर के अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने का काम किया है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। और कुल मिलाकर देखिए, अमित मालवीय को आपने सुना। अमित मालवीय जो कि बीजेपी की आईटी सेल हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली है। लेकिन कुछ खास बातें आपको बता देते हैं कि बंगाल में जो एसआईआर हो रही है इसमें बवाल किस तरह का अब आगे बढ़ चुका है। एसआईआर प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर हुआ है। बंगाल में इस वक्त ये दूसरा चरण जो है, इसमें अंतर क्या हुआ, 6 करोड़ से ज्यादा एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। यानी कि ये फॉर्म जो हैं अपलोड हुए हैं, डिजिटाइज हो चुके हैं। डेटा वेरिफिकेशन अभियान लगातार जारी है, यानी कि फॉर्म भरने का काम चल रहा है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पहले से मौजूद मतदाताओं को अब अपने दस्तावेज नहीं देने होंगे, यानी कि जो वेरीफाइड हो गए उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अब वो इलेक्शन का इंतजार करें, वोट करना है। केवल आयोग का निर्धारित प्रपत्र भरना होगा। एक जो फॉर्म दिया जा रहा है वो भरने के लिए कहा गया है। मेल न खाने वालों की पहचान जांची जाएगी। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो 26 लाख वोट आए हैं जो मैच नहीं हुए वोटर्स के, उनको लेकर कहा गया है कि दस्तावेज आधारित सत्यापन जरूरी है, यानी कि वेरीफाई एक बार फिर से करना होगा, री-वेरीफाई होगा। पता ना मिलने वालों की जांच की जाएगी। क्योंकि अमित मालवीय जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वोटर्स आए जिनको पहले कहा गया कि वो पिता हैं, अब ससुर है। आयोग असंगति के कारणों का अध्ययन अब कर रहा है। चुनाव आयोग ने बॉम्ब तो फोड़ दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इसमें दोबारा से इन सब की जांच होनी चाहिए और जांच की जाएगी। राज्य भर में सत्यापन प्रक्रिया लगातार जारी है, वेरीफाइड किया जा रहा है। एसआईआर का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कब तक ये एसआईआर चलेगा? एसआईआर का दूसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों समेत केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो भी इसमें शामिल है, बंगाल भी है, और 12 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ये प्रक्रिया जो है वो 2026 में होने वाले चुनाव को जाहिर तौर पर
विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें इसका असर तो होगा ही होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी की जानी है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। और इसके साथ ही साथ मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को अपलोड किया जाना है। इसीलिए ममता सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीएलओ जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो ये दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 2002 और 2006 के जो प्रक्रिया है उसमें मैच नहीं हो पाए, तो इनका क्या होगा? क्या ये फर्जी माने जाएंगे या फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होगा? क्या ये ही वोटर्स पश्चिम बंगाल में सरकार को प्रभावित कर सकते हैं? आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में इनका कितना बड़ा असर होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कौन है इस वक्त हमारे साथ पैनल में। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है, और इसके अलावा अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस पैनल में। और टीएमसी की तरफ से सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी हमारे साथ भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सुमित जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। 26 लाख वोट, हम ये नहीं कह रहे कि ये फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मैच नहीं हुए, मिसमैच है 2002 और 2006 के एसआईआर प्रक्रिया से। तो क्या अब ये वोट टेंशन बढ़ाने वाली है आपकी? इस समय तो मेन मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। वो हम सब लोगों ने देखा है, चाहे बिहार हो चाहे और भी जगह पे हो, चुनाव आयोग जिस तरीके से अगर हम लोग कोई कंप्लेंट करती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। वो सुनता नहीं है, अंधा और बहरा हो गया चुनाव आयोग। इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी को हटा देना चाहिए। जो 28 और 35 है। सुमित जी मैं आगे आपको सुनूं, मैं एक और डेटा आपको बता देती हूं। चुनाव आयोग ने सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर ही डेटा नहीं जारी किया सर, सुन लीजिए, मुंबई को लेकर भी 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से मुंबई में 11 लाख वोटर्स मैच नहीं हुए। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं टारगेट किया गया। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के निशाने पर काम कर रही है। मैं देवेंद्र जी से पूछूंगी, लेकिन अब आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देवेंद्र जी से पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। मुझे आज आप एक बार बताइए, जो 35 लोगों की जो जान चली गई है एसआईआर के द्वारा, बीएलओ जो काम कर रहे हैं इनके द्वारा लगाए गए हैं, जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली प्रेशर में आकर के, उसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है या बीएलओ है या ये आपके चुनाव आयोग है? ये इनको बताना होगा। किसके इशारे पे काम हो रहा था? ये क्यों इतना प्रेशर हो रहा है? लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, चाहे पिछली गवर्नमेंट भी रही हो, यूपीए गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने भी कराया है, जो भी चीजें हुई है, जनगणना होती है, पर इतना प्रेशर में आकर के लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गोंडा जिले के अंदर आप जाते हैं और बीएलओ को धमकी देती हैं उसके ऊपर एफआईआर कराने की। बड़े शर्म की बात है कि जिस तरीके से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं वो लोग, कोई आतंकवादी नहीं है। आप एसआईआर कराइए। एक महीने में एसआईआर नहीं हो सकता है। मैं दावे से कह सकता हूं 1 महीने के अंदर एसआईआर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती। पर इनको क्या है, प्रेशर में लेकर के केवल हमको वोट काटनी है। मेरी भी आज एक बीएलओ से बात हुई है, मैंने उसे पूछा भाई क्या बात है कि इतना प्रेशर में लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उसने कहा भाई साहब देखिए हम लोग अच्छा, एक चीज और सुमित जी, आपको लगता है, ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आती हूँ। बंद कर देना सर। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी क्या कहेंगे? आपने सुना सुमित जी को, केंद्र सरकार के इशारे पर ईसी काम करता है। देखिए नीतू जी, ये कोई नई बात नहीं है। भारत का लोकतंत्र है और जब से देश आजाद हुआ, जब से चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी सब अपना अपना काम करती हैं, सारी एजेंसियां काम करती हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, सरकार किसी की भी हो। और सरकार जो है पार्टियां बनाती है, लेकिन सरकार चलती संविधान के अनुसार है, लोकतांत्रिक होती है सरकार। सब तथ्य के साथ बात करनी चाहिए और इस वजह से विचलित नहीं होना चाहिए कि गलत बात को लेकर आप इस तरह से इतनी जल्दी ऐसे विचलित हो जाते हैं कि आप अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। एसआईआर कोई इस तरह की चीज नहीं है कि किसी के साथ धोखा हो सकता है। अगर जेन्युइन आप व्यक्ति हैं, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ईमानदारी के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत, भारत की बात छोड़िए, आपको वोट भेजने से या आपको
आपके मत के अधिकार से दूर नहीं कर सकती। तो इसलिए एसआईआर का स्वागत करना चाहिए, विपक्ष को ज्यादा जोर से करना चाहिए। और क्योंकि वह कहता भी है कि भाई ईमानदारी ईमानदारी, अरे ईमानदारी यही तो है भाई। आपको कहीं गलत लगता है तो आप जो है चुनाव आयोग गए, कई बार राहुल गांधी जी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन्हें बुलाया गया, चुनाव आयोग ने उनको चेतावनी देकर बुलाया, उनको तथ्य के साथ, फिर आप भाग जाते हैं। पहले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, और फिर झूठ पर जब सफाई की बात आती है, जब उसको साबित करने की एक आप सत्य बोल रहे हैं, झूठ है, तो ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, ना माननीय चुनाव आयोग को, ना किसी भारत की अच्छी सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को मानने ठीक है। राज शर्मा जी, आप लोगों को किससे दिक्कत है? एसआईआर से दिक्कत है, एसआईआर प्रक्रिया से दिक्कत है, या आपको लगता है एसआईआर की वजह से ही हार जीत का फैसला हो रहा है? नहीं, हमें तो एक चीज की दिक्कत है, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से है, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों से। कैसा चरित्र होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी इनका चरित्र ना सनातन धर्म में फिट बैठता है, ना भारत की संस्कृति में फिट बैठता है, ना इनकी अपनी स्वयं की संस्कृति में फिट बैठता है। अपना स्वयं बोलो तो देशमुख जी के भी संस्कृति में फिट नहीं बैठता। लेकिन यह देश के लिए एक अभागा दिन होता है जब देशमुख जैसे चरित्र के इंसान बेटी जलाओ पार्टी को टीवी में बैठ के डिफेंड करते हैं। आपको इतनी बड़ी चिंता कहां से होने लगी? आप फैसला पहले कैसे सुना देते हैं कि घुसपैठिया है? बंगाल की बात करने से पहले मुझे बिहार का जवाब दीजिए आप। वो जो आपने 65 लाख वोट काटे, उसमें कितने घुसपैठिया थे, कितने देश के थे? नहीं, किसने काटा? बीजेपी ने काटा क्या सर? है? बीजेपी ने काटा क्या 65 लाख वोट? अब तो चुनाव आयोग रही कहां? आपको भी नहीं लगता होगा, लेकिन हर की मजबूरी हो सकती। चुनाव आयोग रहा कहां? वो बीजेपी है, वो शत्रुमुर्ग बन गया है चुनाव आयोग। बीजेपी का वो तो चुनाव आयोग का मुखौटा है। अंदर देखोगे तो आरएसएस और बीजेपी का चेहरा है। अच्छा, मुझे तो एक बात चाहिए, मैं अपने ही क्षेत्र की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की। 2003 में हमारी क्षेत्र में लोगों के वोट नहीं है, तो क्या देशमुख जी आप उन्हें घुसपैठिया कहोगे? बहुत से लोग वोट नहीं बनाते हैं। मैंने अपना एड्रेस चेंज करने के लिए दिया, मेरा डबल वोट हो गया, तो क्या मैं घुसपैठिया हो गया? पहले तो देशमुख जी। नहीं तो सर आप भी दो जगह वोट कर रहे हैं क्या? ना, मैं नहीं करता, मेरे तो एक ही बूथ में सब कुछ है। तो आप तो उन्होंने कह रहे हैं गलत दो कर जगह दिया। हो गया। नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूं, मुझे नोटिस दे, चुनाव आयोग मुझे नोटिस दे, मैं फिर मैं खाऊंगा सबकी नौकरियां। मैंने तो कभी बनने के लिए दिया नहीं, मैंने तो अपने एड्रेस, घर का एड्रेस बदल गया मेरा, तो मैंने उसका दिया। ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप अगर घुसपैठ कहोगे देशमुख साहब, ये देश की उस प्यारी जनता से धोखा होगा जिस जनता ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सर ये नहीं कह रहा ना कि 26 लाख ये वोट जो निकले हैं, वोटर्स हैं जो मैच नहीं हुए, ये वोट नहीं दे सकते। अभी तो कहा नहीं है। हाँ, तो बस फिर ये घुसपैठिया भी कैसे कह सकते? देना ना देना है ना। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि बीजेपी जो अच्छा, ये कौन बोल रहा था? ये अमित मालविया संवैधानिक पोस्ट है कोई कि ये जो बोलेंगे वो सही माना जाएगा? कौन है ये अमित मालविया? वो है जिसने देश में नेताओं की बेइज्जती कराई, अपनी पार्टी की दूसरी पार्टी की। ऐसे व्यक्ति को मीडिया का इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए। देशमुख साहब, अमित मालविया जैसा व्यक्ति कभी कभी टीवी में दिखता है, ठीक है, लोग उसे जानते नहीं है, वो पैरूपिया है। उसको बदलिए, आप उसको बदलिए, देश के नौनिहालों की जिंदगी बचाइए। सर आप लोग कह रहे हैं अमित मालवीय को बदल दीजिए, आप लोग कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को बदल दीजिए। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी तो बताऊं क्या, एक बात बता दूं, चुनाव आयोग की जितनी बेइज्जती अमित मालविया के लिए मैं आती हूँ सुमित जी, लेकिन एक रिएक्शन में अमनप्रीत कौर से भी ले लेती हूँ। अमनप्रीत कौर जी, ये 26 लाख वोट्स जो निकलकर सामने आए हैं, जो पिछली डेटा से मैच नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको ये कैसे प्रभावित करेंगे? और वाकई क्या ममता सरकार की टेंशन इन वोटर्स से बढ़ सकती है जो मैच नहीं कर रहे हैं? फर्जी कोई नहीं कह रहा इनको, लेकिन सवाल है। ममता जी तो कह रही है कि ये घुसपैठिए नहीं है। ये जो 26 लाख वोटर्स की बात हो रही है, जज इनको घुसपैठिया बोल रहे हैं, तो उनका मतलब है कि ये तो हिंदू शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी जो कभी बांग्लादेश से आए थे और उन्होंने शरणार्थ मांगी थी और वो शरणार्थी बन गए। उस हिसाब से उनके वोटर आईडी बनाए गए। अगर 2002 से लेके 6 तक वोटर लिस्ट जो है वो बनी, SIR पे रिपोर्टिंग हुई और उसमें
4 साल लगे, तो आप ये सोचो नीतू जी कि 1 महीने में ये कैसे पॉसिबल है कि एसआईआर अब 1 महीने में हो जाए और 4 दिसंबर तक उसका पूरा फाइनल उसको कर दिया जाए। तो ये क्या आपको बिल्कुल लगता है कि इसकी मियाद बढ़नी चाहिए जिस तरह से टीएमसी देखिए- के कई नेताओं की मांग है? जी बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर गलत नहीं है। वोटर लिस्ट में अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो वो अच्छी बात है कि कुछ वोटर्स शिफ्ट हो जाते हैं, किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें वोटर लिस्ट को अपडेट रखना जरूरी है। उसके लिए जनसंख्या कितनी है हमारे देश में वो सारा पता चलता है, और वोटों पे जो हमारे देश की विधानसभा बनती है, राज्यसभा बनती है, उसमें लोकसभा बनती है, उसमें जो भी रिजल्ट आते हैं वो वोटर लिस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। पर प्रॉब्लम यही हो रही है क्योंकि ये प्रेशर इतना बना दिया गया है कि इसको डिजिटल करने की कौन जरूरत है। कौन ये महसूस प्रेशर नहीं कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल प्रेशर? इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो देखिए भाजपा इस पे जोर दे रही है, पर ज्ञानेश कुमार जी का कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया कि वो क्यों इतनी जल्दी एसआईआर करवाना चाहते हैं। पर लोग भाजपा पे ब्लेम कर रहे हैं कि उनका मकसद है, क्योंकि वो स्टेट जिसमें भी वोटिंग होने वाली होती है उससे पहले वो वहां एसआईआर कराने की बात कर रहे हैं, तो वो वोटें काट रहे हैं जो उनके अपेक्षा में नहीं है, जो उनके हित में नहीं है। तो इसका नहीं नहीं, मतलब अमनप्रीत यही है कि कौर जी, जैसे- ये कैसे डिसाइड हो जाएगा कि ये इनके हित में नहीं है तो ये वोटर काट दिया जाए? मुझे ये भी यही समझाइएगा ना। यही तो समस्या आ रही है नीतू जी, यही तो सोच है, क्योंकि पहले हफड़ा दफड़ी में बिहार में एसआईआर करवाई गई, वहां 65 लाख वोट काट दिए गए। उसके बाद अभी तत्परता में ये बोल दिया गया कि 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में करवाई जाएगी, और उसमें भी आने वाली जो विधानसभा की इलेक्शन है वो क्योंकि बंगाल में होने जा रही है, तो एसआईआर अभी बंगाल में होने जा रही है। तो ये इतनी जल्दबाजी इलेक्शन कमीशन को तो नहीं हो सकती। ज्ञानेश कुमार जी को क्या है, वो तो अपना काम धीमे धीमे भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि जैसे सूत्र भी कह रहे हैं और विपक्ष भी ऐसे ठीक है, तो कुल मिलाकर आप 3 लोगों को मैंने सुना, कांग्रेस को, टीएमसी को और आपको भी सुना, तो कुल मिलाकर यह है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं। देवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं नीतू जी एक चीज बड़ी शांति के साथ क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस वाले बात कर रहे हो तो हास्यास्पद लगता है, लेकिन जिस तरह हमारे अमनप्रीत कौर जी ने बात कही है कि ये समय की बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समय मांग की जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को लिखित में आप देंगे तो जहां जरूरत पड़ेगी वो बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि डंके की चोट पर यह बात है कि आपको कहीं लगता है कि हमारे ही वोट कट रहे हैं, तो फिर ये तय है क्या पूरे देश में आपको पता है कि वो देशमुख भैया, आप डंके की चोट कैसे कह दे रहे? आपको किसने इतनी बड़ी ताकत दे दी? नहीं, आपने डंके की चोट कह देंगे। अगर विश्लेषक आपकी तरफ से बोल जाए तो वो विश्लेषक है। ठीक है राजेश जी, आपका टर्न आएगा तो अपनी बात रखिएगा। नहीं है। अरे आप पे पूरा मौका मिला था, मौका आपने दिया था। आप तो देश का मौका छीन रहे हो। आपने मौका दिया था बोलने का, आप दोगे क्या? जोश में गलतियां करते हैं ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि बात सुना करो और फिर जवाब दिया करो। आप जैसे लोगों को बोलने देंगे, देश के बच्चों के लिए गलत संदेश चला जाएगा। आप लोग एक ऐसा मुखौटा खेल रहे हो पहनकर कि आपने चुनाव आयोग को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित जी, ठीक है। सुमित जी, आपको भी मैंने सुना। हो आ जाऊंगा, बुलवाइए। अभी तक सुमित जी ये स्थिति आ रही थी कि आप लोग ही कह रहे थे कि एसआईआर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ये भी आया कि एसआईआर का विरोध हो रहा है। फिर उसके बाद आया कि बीएलओ प्रेशर में काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन उठा कि बीएलओ को दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है, अमित मालवीय कह रहे थे कि बीएलओ को जानबूझकर मुख्यमंत्री दबाने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए खुद ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि बीएलओ अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं। कौन है अमित मालवीय? अमित मालवीय कौन है? ये अमित मालवीय वही है ना जिनके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण का। लेकिन सर इस वक्त तो देखिए बंगाल चुनाव प्रभारी तो है ना। नीतू जी देखिए, आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए जो सही हो। जो आरोपी है उसे आपने मुखौटा वहां का बना दिया, इंचार्ज बना दिया आपने अमित मालवीय को। अमित मालवीय के लिए क्या था? आरोपी है वो यौन शोषण का आरोपी है वो। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उस बेटी और बहन को क्या न्याय मिल गया, इंसाफ मिल गया? नहीं मिला, दबा दी गई बात। कहीं चल रही है मीडिया में
अगर आप कहेंगी वो मैं आपको सबूत भी दे दूंगा, इसके ऊपर आरोप लगाता है इंचार्ज के ऊपर, IT सेल के अमित मालवीय के खिलाफ। पर क्या है, आज देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है, सबको डर बैठा दिया है, चाहे BLO हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आपके पुलिस हो, चाहे आपके चुनाव आयोग हो, एक तरीके से पूरा कैप्चर करा हुआ है। CBI ED तक का तो इन्होंने वो कर रखा हुआ है। 2014 के बाद आप मुझे बताइए कितने CBI ED वालों ने बीजेपी के नेताओं को उठा करके अंदर करा हो? नहीं करा, एक व्यक्ति को नहीं करा। देवेंद्र जी, क्योंकि सब बीजेपी के आए हैं। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं नीतू जी, ठीक, बोलिए सर, बोलिए। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी आरोपी है, शुभेंदु अधिकारी आरोपी है, कहाँ है CBI ED? क्या करा उसकी फाइल का? दबा दिया। क्यों? क्योंकि माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी का आदेश था, आप इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ये बीजेपी में आ गए हैं। जितने लोग बीजेपी में आ गए, क्या वो सब धुल गए? दूध के धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में आके धुल गए, सब धुल गए। जितने लोग सब विपक्ष में थे, सब आरोपी थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, विपक्ष में, चाहे TMC में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में, किसी में भी हो, सब वो आरोपी थे। जैसे ही वो भाजपा में आ जाते, सब ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा CM, इतने बड़े प्रदेश के आपने वो CM बना रखा है, आरोपियों को CM बना दिया है। तो अभी बिहार में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से सम्राट चौधरी आरोपी को आपने डिप्टी CM बना दिया, गृह राज्य मंत्री का पद दे दिया, पर उसके ऊपर आरोप लगने के बाद देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का एक शब्द नहीं आता है। और यही देश के गृह मंत्री हैं। जब नीतीश कुमार जी विपक्ष के साथ में होते हैं तो आरोपी होते हैं, इनकी जांच होगी, इनका ऐसा होगा, इनका वैसा होगा कहते हैं। और जब ठीक है, मैं देवेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा और आपसे है सुमित जी। भले आप अमित मालवीय को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं ना इसके समर्थन में हूं, ना ही मैं इसके खिलाफ हूं, मैं दोनों ही पक्षों में नहीं हूं। मेरा सीधा सवाल यहां पर यह है कि अमित मालवीय को लेकर आपने कहा, बीजेपी तो कह रही है कि आधा फॉर्म डिजिटाइज हुआ है, 14 लाख वोटर्स जो हैं वो गायब दिख रहे हैं। अगर पूरा फॉर्म डिजिटाइज होगा तो कितने गायब होंगे? तो क्या ये डर है? और ये सवाल मैं फिर बीजेपी से भी करूंगी, पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए नीतू जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, क्या अभी जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने बहुत अच्छी बात करी थी कि क्या 1 महीने के अंदर ये SIR हो सकता है? इस SIR के लिए कम से कम पर्याप्त समय है 5 महीने का। 1 महीने में तो वो काम होते हैं जैसे हम अच्छा, आप सभी के सवालों का देखिए, सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए, राज जी भी सुन लीजिए। आप सभी के सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ पैनल में डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ गए हैं, जो पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। सर, स्वागत करती हूँ आपका। आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? जी बताइए। अमीन जी, यहाँ पर एक तो आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। हाँ, सही बात है। उनको कहिए कि इशारे पे काम इसलिए कर रही है कि वो एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी के जो MLA MP चुने जाते हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट पे वो भी चुने जाते हैं और उन्हीं के सर्टिफिकेट पे अपोजिशन पार्टी के भी MLA और MP चुने जाते हैं। ये सिर्फ कहना, आरोप लगाना उनका निराधार है। और अभी आपने बिहार में देख लिया कि SIR हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये गलत शब्द है कि उनके सर्टिफिकेट पे ना। अरे साहब, उनके चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट में कोई MLA नहीं बन रहा है। जीतता है, वोट पड़ते हैं, तब उनको सर्टिफिकेट देना मजबूरी होती है। क्या इसका मतलब तो ये हुआ उनके सर्टिफिकेट में आप कल को मैं हार रहा हूं, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे? यही देखिए नीतू जी, यही चुनाव आयोग की हेरा फेरी है कि चुनाव आयोग के अंदर जो कार्य कर। ठीक है राज जी, पहले बात सुन लेते हैं ना सर, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास ही आती हूँ। वक्त है अभी आधे घंटे मेरे पास, बहुत सुन लूंगी आपको। मेरे बीच में कोई बोले, जो जवाब चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ। हम नहीं जानते कोई कौन है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगला सवाल सर मेरा आपसे है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बैठी हुई हैं, और सवाल ये कि ये जो 1 महीने का वक्त दिया गया था SIR को लेकर, ये बहुत कम है, इसकी मियाद बढ़नी चाहिए। और अब सवाल मेरा ये भी कि बिहार में भी तो SIR हुआ, तो दूसरे स्टेट में बवाल क्यों? क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई जो डेट्स है वो और आगे बढ़नी चाहिए? देखिए, ये काम संवैधानिक संस्था का है और हमेशा इलेक्शन कमीशन आजादी के बाद से 51-52 से आज तक इलेक्शन कराता रहा है। कैसे कराना है, क्या कराना है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। और इन लोगों को पहली बार जिस तरह से हम पोलिंग एजेंट देते हैं, आप हर एक कैंडिडेट को, चाहे अपोजिशन का हो या पावर का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, पोलिंग एजेंट देते हैं।
और इसी के साथ हम जो है देते हैं काउंटिंग एजेंट। इसी तरीके से अब की बार पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बात की है। क्या बात की है कि हर एक को पार्टी स्टेक होल्डर को दिया है कि अपने BLAs लगाइए BLO के साथ में, और ट्रेंड वॉलंटियर, पेड वॉलंटियर्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं क्योंकि कम समय है। हाँ। तो इसलिए 3 महीने का समय है। 1 महीने तो इनका 4 दिसंबर तक रहेगा, नवंबर से दिसंबर तक क्या करना है, इनको अपनी लिस्टें बनवानी है। उसके बाद 1 महीने का चुप ठीक है, रहिए, ठीक। चुप रहिए, 1 महीने का दिया है। नहीं, ऐसे नहीं डांटेंगे, चुप रहिए, ऐसे नहीं डांटेंगे। फाइनल लिस्ट, डोंट ट्राई टू बिकम ए हेडमास्टर। ठीक। यू आर नॉट माय टीचर। आप चुप रहिए, नहीं यू कहेंगे। गेट आउट। दिस इज नॉट द वे। सर राज नहीं, जी, this is not the way. वो भी एक बड़े Why पद you पे talking थे। like this? नहीं सर, इस तरह से नहीं। नहीं, ये तो आराम से गलत अपनी है ना। बात रखिए ना, आप भी अपनी बात गलत बात है रखिए। ना ये। ठीक है राज जैसे लोग रोज देखते हैं, हमको कहीं ना कहीं मिलते हैं, ये डिबेट करने नहीं साहब सामने बैठ जाओगे तो सोचोगे जिंदगी में आपसे छोटी कम उम्र में अफसर बन गया था। सर यहाँ पे पता। किसको कैसी सर्टिफिकेट देना है ये मत बताइए। नहीं राज जी, ये गलत बात है। हम उनको इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में यहाँ रख सकूं। उस क्वेश्चन वो ऑडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, अच्छा चुप रहो। ये क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? ठीक है, एक पढ़ा हुआ इंसान चुप रहो। होता है। ये क्या आप मेरे टीचर हो? किसने दे दिया तुम्हें? ये लंबी मूछें बदतमीजी करने के लिए बना नहीं सर मैं आपको भी कहूंगी अमीन जी, आप बहुत प्यार से अपनी बात रखिए। और आपको इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि SIR को लेकर ये बवाल हो रहा है। क्यों ये प्रक्रिया ऐसी आ गई जिसमें क्या आपको लगता है पार्टीज नहीं समझना चाहती है या फिर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है? मैं सवाल आपके पास रखूंगी, लेकिन अमनप्रीत कौर को सुन लेते हैं। अमन जी, आपने भी सुना ये सारी बातें और आपने पूर्व जॉइंट डायरेक्टर को भी सुना EC के, और उन्होंने ये कहा कि सारी चीजें संवैधानिक तरीके से हो रही है। तो अब अड़चनें कहाँ आ रही है? क्या यहाँ पर पार्टीज जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि जनता के बीच SIR या फिर कोई दूसरे भी मुद्दे अभी तक आए हैं वो समझ ही ना हो? देखिए नहीं तो ये कहने के लिए तो संवैधानिक तरीके से हो रही हैं चीजें, और जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन की ही ड्यूटी बनती है कि वो कैसे और कितने टाइम में SIR कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हम और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि 28 के करीब जो BLO है वो उनकी डेथ हुई है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करा है। और अभी रिसेंटली आपने देखा लेखपाल की घटना आपने देखी है यूपी की, कि उनकी शादी के लिए वो छुट्टी मांग रहे थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक बंदा जो शादी के सपने सजो रहा होगा उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई होगी। ऐसे जो लोग BLO थे उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि आप 10-10 घंटे 11-11 घंटे दिन में काम करो, और पूरा इसको ऐसा तो नहीं है कि कॉपी पेन लिया लिख लिया, डिजिटल करना है तो पूरा आपकी इस एक बात में मैं ये कहना चाहूंगी, हम लोग पत्रकार हैं, आप भी पैनलिस्ट हैं और आपने पॉलिटिकल बहुत करियर लंबा देखा है, सैनिक है हमारे देश के, उनके घर में शादी ब्याह कई बड़े ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये एंगल रख रही हूँ। आपने जो कहा कि बहुत ऐसे BLO परेशान थे जिनके घर में फंक्शंस थे, उसकी वजह से सुसाइड, इस मामले में जांच की जा रही है। एक भी उदाहरण नहीं कि किसी सैनिक या किसी अफसर की शादी हो और वो उसको छुट्टी ना दे। कि लेखपाल की अपनी शादी थी, क्या कोई व्यक्ति इस देश में अपनी शादी भी नहीं करवा सकता? उसके लिए तो उसको छुट्टी देनी चाहिए ना। और ये अकेले लेखपाल की बात नहीं, ये अकेले यूपी की बात नहीं है। हर जो बंगाल में भी आपने देखा कितने लोगों ने सुसाइड करा और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि रिजल्ट हमें दो एक महीने में, और वो पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो सरकार कहती है राज एक वोटर के पास 3 बार जाएगा, एक महीने में आपको रिजल्ट भी देना है, एक वोटर के पास आपको 3 बार विजिट भी करना है, आपको वो सारा कंप्यूटराइज्ड डाटा जो है वो सरकार को भी देना है, डाटा भी बनाना है। तो एक पर्सन इतना जो काम का दबाव है मुझे लगता है वो सह नहीं सकते, इतना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर संवैधानिक तरीके से ये करवाना है और इलेक्शन कमीशन चाहे तो करवा भी सकता है, उसके लिए ट्रेंड जो मतलब लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए और एक्स्ट्रा पेमेंट देके अगर उनसे एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि कुछ अच्छे तरीके से उसको एक लामबंद तरीके से अगर करा जाए तो ठीक है। एब्सोल्युटली आपकी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ राज जी, मैं एक सबसे पहली बात, मेरी आपत्ति ये है कि बीजेपी ने इस वोट बनाने के लिए SIR कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कई जगह के टीचरों को BLO की ड्यूटी लगा के स्कूल बंद कर दिए।
बीएलओ की ड्यूटी हमारी सरकारों में भी लगती थी, टीचर्स की, लेकिन हमारे स्कूल नहीं बंद होते थे। ये मेरा सबसे बड़ा इनके प्रति है, ये आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं, इस पे मुकदमा होना चाहिए। दूसरी बात, जब बीएलओ फार्म सब लोग भर लेते हैं, फार्म भरने में मैं नहीं मानता इतना टिपिकल काम है, हाँ। सिर्फ समझने की बात है, उसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात सुनिए, लगभग 1200 से 1300-1400 वोट एक बीएलओ की भाग संख्या में है। अब उसे इकट्ठे करने, जब वो शाम को जाता है घर की रोशनी में अपलोड करता है तो उसमें कुछ लिख के आता है कि रोशनी सही नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, अपलोड नहीं हो रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं साहब, हिंदुस्तान में भाई की शादी में कोई सैनिक जाए ना जाए, बहन की शादी में सैनिक कोई जाए ना जाए, लेकिन आजादी के बाद एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता कि सैनिक के स्वयं की शादी हो और उसे छुट्टी ना दे। ये तो हैरेसमेंट है, ये तो एक मानव के प्रति ऐसा अत्याचार है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। देखिए, जिसके घर में मौत होती है आंसू की तहजीब वहीं दिखती है साहब। अभी आप डायरेक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे और आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको तो ये भी नहीं पता देशमुख साहब कि किसी को तुम कह दो और किसी को तू कह दो, उसका आत्मसम्मान कितना गिरता है। हमारे यहाँ बिल्ला पलावा, हम बिल्ले को भी आप कह के बात करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे छोटे हम आप करके बात करते हैं, और अगर आप जैसा व्यक्ति तुम और तू करके बात करेगा ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको तिरस्कार किया जाएगा। और मैं मीडिया से एक अपील करता हूं, नीतू जी, ऐसे लोगों को मत बैठाइए जो तुम और तू कहते हो। क्या मतलब होता है भाई? हम लोग पढ़े हुए हैं भाई, आप लोग गलत काम करते रहे, हम सुनते रहे। और याद रखना, जितने बीएलओ मर रहे हैं उनके परिवार की जो हाय है ना देशमुख साहब, अच्छे बरगद को गिरा देती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वाकई देवेंद्र जी, यहाँ पर मुस्कुराने के पीछे की वजह क्या है? ये तो संवेदनहीन है, इनकी तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार करे हुए, ये तो मौत में रोते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू लड़की की डेड बॉडी को डीजल डाल के जलाते हैं और डीएम कहता है कि लकड़ी गीली थी इसलिए मैंने जला दिया, और इनका मंत्री हंसता है। ये क्यों नहीं हंसेंगे? मेरी तरफ जिसकी आत्मा मर जाए वो तो 5 मिनट दीजिए, मैं लास्ट में आऊंगा, सारा जवाब दे दूंगा, इनको बोलने दीजिए। ठीक है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, जितनी बदतमीजी ये करेंगे उतना ही जोश में आएंगे। मेरी एक मुस्कुराहट इनको है विचलित कर देती है, यही मेरा इन पर वार है। आप मुस्कुराते का क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो? और तो ये पुत्रा क्या गम है देशमुख साहब? आप लड़ते रहेंगे, मैं बिगर लड़ते कोई हुए तो वजह है जो निकलता इतरा रहे हो। यही मेरी अदा है, इसको स्वीकार कीजिए राज शर्मा जी। आप जेल जाओगे, और जितनी गालियां भरकर लाए हो झोली में, जेल जो बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद अच्छा, है वो मुझे दीजिए। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आखिर इतना रायता फैलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो है वो भेजा जाना चाहिए बंगाल में, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तीसरी बार इस देश में है, अब 22 प्रदेशों में हम सरकार बनाकर बैठे हैं, जिम्मेदारी हमारी है। हम पर बार बार लोगों ने विश्वास किया है। हरियाणा में तीसरी बार क्या सर है, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बंगाल भी जीत लंबे लेंगे। समय तक हमको ये चीज दी है, और उसी का ये परिणाम है कि आप जो है हमें काम करना है जो जनता चाहती है, जनार्दन चाहती है। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा सर, जो मतुआ समाज है, मैंने उस समाज को सुना, हालांकि भी हाल फिलहाल में टीएमसी की तरफ से रैली निकाली गई, ममता बनर्जी शामिल हुई थी, संबोधन किया ममता बनर्जी ने, और एक बात उन्होंने कही कि अगर बंगाल को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो भारत हिला दूंगी। वो उस पर मैं सुमित जी से जवाब लूंगी, लेकिन एक चीज बताइए, मतुआ समाज तो कह रहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, वो तो उत्पीड़न में था और वो बांग्लादेश से भारत आया, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब क्या उसे फर्जी मान लिया जाए या उसे भगा दिया जाए? देखिए, मैं फिर कहता हूं, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे, और आप पे तो 2014 से भरोसा कर रहा है ये समाज। मैं एक चीज और कह रहा हूं आपको, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए नीतू जी। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसमें देश बदला है और विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां जंगल राज के नाम से जाना जाता था, आज वो पहले और दूसरे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था में खड़े हैं, इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं, और जीरो टॉलरेंस। अरे आधा उत्तर प्रदेश दुनिया में 5वें नंबर की आबादी का अपना देश है,
200 प्लस कंट्रियों में, कितनी बड़ी बात। नहीं, लेकिन अब एक इतना मुख्यमंत्री रायता ने फैलने के आकर बाद दिया, स्वतंत्र सब पर्यवेक्षक की जरूरत क्यों जो सर? क्राइम के नाम करवा से दिए, जाना शराब की जाता दुकान था, खोल आज दी है। वो आर्थिक रूप से अरे देशमुख और देश साहब, की GDP में उत्तर पहले प्रदेश नंबर पर में है। स्कूल ये आधे इस पर चर्चा शराब की कांग्रेस दुकान कहां से करेगी भाई? और टिकनी। जो हमारे नेताओं को हमको दागदार बता रहे, अरे जमानत पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा पूरी जेल कांग्रेस नहीं गए, जमानत पर है। जेल नहीं गए, सबके मुकदमे तड़ी हैं, पार नहीं उनकी हुए, भी हेयरिंग कराइए। जेल नहीं गए, और ये विपक्ष का काम तड़ी है, पार नहीं हुए। अगर कोई सरकार में बैठा है अरे, तो उसकी हेयरिंग कराइए। आपका भी आप इतिहास जैसे बदल लोग जाएगा, आपके आप भी पीछे जेल हो, गए होंगे। सड़कों पर बेवजह की बात करते हो, कोर्ट में खड़े अरे, क्यों नहीं होते? नहीं, देवेंद्र जी, राज जी, देवेंद्र जी, और आतंकवादियों को एक छुड़ा लेते सेकेंड, हो। एक सेकेंड। आप जो है जाकर देश की नहीं, लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? मेरे अरे सवाल का राशन- जवाब मुझे सर अभी तक नहीं मिला। मेरे सवाल का जवाब सीधा ये था कि अब एसआईआर पर इतना बवाल हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जमकर पानी की बौछारें हो रही है, भगाने की कोशिश हो रही है, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, लेकिन अब बंगाल में ये कंडीशन आ गई है कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे। बीजेपी ये मांग कर रही है चुनाव आयोग से। बंगाल की जो स्थिति है उसके लिए बंगाल में सरकार किसकी है? बीएलओ में मरवा कौन रहा है? तो क्या जाने नहीं चाहिए? जाने सुमित नहीं जी, चाहिए बंगाल में कितनी हत्या होती है? मैं आती हूँ, अमनप्रीत जी आती हूँ, एक रिएक्शन सुमित जी जाइए से। ना, ठीक ठीक, क्या दिक्कत है? होने बोलिए। दीजिए ना। जिस हेलो। देश में चाहते हाँ हाँ, हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। तुम मान कर लो। नीतू जी, अभी देवेंद्र प्रमुख जी ने एक बात कही, उसमें एक टॉपिक इन्होंने दिया मेरे को, यूपी में तो वर्ड इन्हीं दिया की कि सरकार है ना, वहां पे बीएलओ कैसे मर गए? मैं आती हूँ अमनप्रीत जी आपके पास, एक सेकेंड। देखिए, मैं आपकी बात को सुनता हूं, मैंने बड़ी शालीनता से आपका जवाब दिया, मैं दूंगा, विचलित नहीं होऊंगा। जो जांच का विषय है, आपको नीतू जी ने बता दिया कि एक सैनिक भी अपनी ड्यूटी करता है, और जो जांच का विषय है शादी की वजह से नहीं सर, मेरा सवाल यहाँ पर आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये कारण था, आप सीधा नहीं इसे टारगेट कर पर्सनल सकते शादी या को साबित लेकर नहीं कर था। सकते। मेरा सवाल ये था जब कि तक ये बहुत लोग साबित हो गए, ना हो हम जाए, लोग तब भी तक ये हैं, चीज कई नहीं। फंक्शन होते हैं छोड़ देते हैं, वहां पर मेरा सवाल था। दूसरी बात, नीतू जी ये बोल रहे हैं राहुल गांधी बेल पे हैं, उन पे सुनवाई करवाएगी, तो सुनवाई किसने करवानी है? इन्हीं की सरकार है, यही करवाएंगे ना। 11 साल हो गए, नहीं, कोर्ट करता है। भाजपा की मैम, सरकार कोर्ट करता है, कोर्ट काम सुनवाई कर रहा है। सुमित जी आप अपनी बात कहिए, मैं आती हूँ अमनप्रीत जी आपके पास। करती है बार बार। वोट करना अपने काम। बीजेपी कह रही है आप लोग बीएलओ को मरवा रहे हैं, आप लोग जानबूझकर प्रेशर डाल रहे हैं, स्टेट में आपकी सरकार है। चलिए, मैंने देवेंद्र प्रमुख जी की बात समझ ली कि बंगाल में जो बीएलओ मरे वो हमारी वजह से मरे, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो, गुजरात में जो हुआ वो, उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो, इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, गुजरात में इस्तीफा दे देना चाहिए। राज शर्मा को मौका दो, आप उनसे नहीं बोला जाएगा, वो उनको बोलने दीजिए ना, थोड़ा अरे सा सर मजा आता है जब वो बोलते हैं। मैं कर रही हूँ सर, आप एंकर या मैं एंकर? राज शर्मा को बोलने दो आप। लोग नहीं सुने, आप देश एंकर सुने, क्या या बोलती है मैं कांग्रेस। तय करूंगी किसको कब बोलना है सर, ठीक है। नहीं क्या ये बीजेपी का कार्यालय समझ लिया देशमुख जी? क्या ये बीजेपी का कार्यालय है? ये निठल्लापन छोड़ दो, अगला जन्म आपका कॉकरोच का होगा, बता रहा हूँ, कॉकरोच का होगा, छिपकली का होगा। ये बताते नहीं है, ये ज्योतिष भी है, राज शर्मा हाँ। ज्योतिष भी है। मैं इनको और नीतू जी मैंने कह दिया, देशमुख भाई का जन्म तो मैं फिर भी सही कर दूंगा, मगर इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका जन्म कबर बिच्छू का होगा। इनको शराब दे देता हूं मैं, इनका जन्म कॉकरोच का होगा, इनका जन्म छिपकली का होगा। ये गाड़ियों के नीचे सर किसका जन्म कैसा होगा, कौन किस जन्म में क्या बनेगा, ठीक है छोड़ देते हैं, एसआईआर पर आते हैं सर। पर्सनल कमेंट आप लोग बहुत करते हैं, पर्सनल कमेंट नहीं सर प्लीज। नीतू जी, बड़े शर्म की बात है, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से चैनलों पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि आप इसे मत बैठाइए, उसे मत बैठाइए। क्या आप लोग तय करेंगे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा? आप लोगों ने संवैधानिक जैसे सरकारी संस्थाओं को अपने अंडर में ले लिया है, और जिस तरीके से सारे चैनल को अपने अंडर में ले लिया है, क्या ये वाला चैनल भी आपने ले लिया क्या? नहीं बड़े शर्म ये की तो बात बिल्कुल है। नहीं। आज 28 लोगों की जो जान चली गई है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा जा रहा किसी का। बड़े शर्म की बात है। उनके घर परिवारों में भी मातम का माहौल है, इस समय मातम का माहौल है। आज कई लोगों ने मार दिया भारतीय जनता पार्टी के। व्हाट्सएप चेक करो यार, देख लिया करो कभी कभार, देखो चेक करके खोल के तो देखो एक बार। अरे सब सुन रहे हैं देशमुख जी, सब सुन रहे हैं देवेंद्र जी, आप डिबेट में बैठे हैं सर। बस ये फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी नहीं।
ये कोई केबीसी का चैनल नहीं है कि आप अपने दोस्तों से पूछिए, व्हाट्सएप भिजवाए। यहाँ जो आए हो वही बोलिए। फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी समझी भी क्या? ठीक है अमनप्रीत जी, अब हाँ मैं आती हूँ। अमनप्रीत जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, क्या लगता है अब आपको कि देखिए जब हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन आपकी इतनी सारी बातें मैंने सुनी कि यहाँ पर बीएलओ बहुत प्रेशर में भी हैं, इसके साथ ही साथ मियाद बढ़नी चाहिए, तो क्या यहाँ पर पार्टीज को, चाहे वो विपक्ष की हो अपोजिशन की हो, पार्टीज को इकट्ठा होकर चुनाव आयोग की दहलीज पर जाना चाहिए, अपनी पूरी बातें रखनी चाहिए, ये परेशानियां आ रही है और उसके तहत फिर आगे रास्ता निकाला जाए? देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो सारे पॉलिटिकल दल तकरीबन बोलते हैं कि एसआईआर के लिए टाइम पीरियड जो है कम है, बीएलओ पे प्रेशर है, भाजपा अपनी मनमानी कर रही है, इलेक्शन कमीशन पे भाजपा दबाव बना रही है, उनको जीतना है इसलिए वो एसआईआर उस स्टेट में करवा रही है जहां जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। पर मुझे लगता है लिखती रूप में भी उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। और हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और चाहते हुए ना चाहते हुए भी जब केस वहां पे जाएगा तो उनको इस पे जो न्याय है वो करना पड़ेगा, और उनका फैसला मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल दल एक्सेप्ट भी करेंगे, तो ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है राज जी, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना? भड़ास निकाल रहे हैं तो वही जाके कंप्लेंट एक रिटर्न में दे दें, सुप्रीम कोर्ट को बोल दें। हाँ ठीक 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 राज जी, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये लोग बंद भी कर देते हैं, ये बीजेपी वाले बड़े खराब लोग हैं। नहीं नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ पे वो टॉक बैक उनके पास नहीं है, वो मेरे पास है। मेरे पैनल सॉरी, के पास है सर। आपसे तो सॉरी कहा जा सकता है। अच्छा मैं ये कह रहा कि अभी आप अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचले कोर्ट हो, यहाँ पे कई कोर्ट केस पेंडिंग है। क्या हर बार कोर्ट में जाना होगा? क्या इनका जमीर मर गया भारतीय जनता पार्टी का कि जो लोग कह रहे? देखिए एक और मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री वो एमपी चुने गए, राहुल गांधी जी अगर विपक्ष के नेता वो एमपी चुने गए, अगर एक 240 लगभग विपक्ष के एमपी अगर सरकार से मांग कर रहे, सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो सरकार को मानने में क्या जाता है बताइए? अगर मैं एक बात कह दूं, देखिए कितना दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं भेजोगे, वहां मर गए लोग, अरे अभी उनकी चिता भी ठंडी नहीं पड़ी दोस्त, और तुम रोना रो रहे रखे हो, विलाप कर रहे हो रुदाली की तरह हैं? नहीं अब आपको वहां पे जब ममता दीदी ने चका देवेंद्र जी विलाप नहीं कर रहे, देखिए अभी भी वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी सारी बातों का जवाब मुस्कुराहट से दे रहे हैं। ये अपने गम को छिपा रहे हैं, क्या वजह है जो मुस्कुरा रहे हैं? ये जितना दुखी है। देवेंद्र जी को लगता है चुनाव से पहले बंगाल जीत लिया उन्होंने? अरे कुछ नहीं बंगाल जीता, मैं नहीं मानता। ये सब षड्यंत्र रच के जीत रहे हैं। इनको जनता कतई पसंद नहीं करती। जनता जान गई कि ये भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के बच्चों को अनपढ़ बना के रख देगी, सनातन धर्म के लड़कों को सिर्फ पन्ना प्रमुख बना के रख देगी, सनातन धर्म के लड़कों को बूथ एजेंट बना के रख देगी, 5,000 3,000 महीने कमाने देगी, और बच्चा ये नहीं सोच पाएगा कि मैं अपने भविष्य की चिंता कैसे करूं। इसलिए इनको दुत्कारो, जैसे कभी कभी आजकल लिखा होता है खंभों में कि गटर सफाई हेतु संपर्क करो। ठीक है, मैं सवाल बीजेपी से देश की सफाई करने के लिए संपर्क करो। ठीक है, मैं समझ गई आपको सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है, मैं समझ गई, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, एसआईआर के बाद जो अगले नतीजे हैं सुमित जी, उस पर कैसा फर्क होगा? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 19 में टीएमसी को जो वोट परसेंटेज उसका आया 43% से ज्यादा रहा, और बीजेपी का 40% के आसपास रहा। 21 में जो वो चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ, उसमें 48% से ज्यादा आप लोगों की सरकार को मिला, बीजेपी 38% पर सिमट गई। 24 लोकसभा की बात करें 46% आपका रहा, 46% तक वोट परसेंटेज रहा, और भारतीय जनता पार्टी का 39। अगर हम 21 को देखें तो बड़ा फासला दिखाई दे रहा था, 10% का फासला दिखाई दे रहा था, वोट परसेंटेज भी 17 लाख के आसपास, 60 लाख के आसपास रहा। तो यहां पर एसआईआर के बाद आपको लग रहा है कि जो वोट परसेंटेज आपका पिछले चुनाव में लगभग 46% तक था, वो और ज्यादा प्रभावित होगा? नीतू जी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, देखिए 2019 के चुनाव में मोदी जी बंगाल में अच्छी सीटें लाने में कामयाब हो गए थे, पर जैसे जैसे 24 का चुनाव आया लोकसभा का, उसमें ये कम हो गए नहीं हो गए, इनको कम
लाके जनता ने तो फेंक आपको दिया आपको लग रहा है वोट परसेंटेज में कमी होगी? मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में ये कितने ही हथकंडे अपना ले बंगाल में, ये सरकार नहीं बना पाएंगे। और इस बार भी जनता, ठीक है अमनप्रीत कौर जी, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, लास्ट का भी मैं अगर देखूं 2024 लोकसभा 46% टीएमसी सरकार की रही और लगभग 39% तक भारतीय जनता पार्टी। तो वो वोट परसेंटेज में बड़ा फर्क आएगा इस बार एसआईआर के बाद? देखिए, जैसे अभी रिसेंटली ये बात चल रही है कि एसआईआर अगर करवाएंगे तो जो बंगाल के 26 लाख के तकरीबन जो वोट है वो कट जाएंगे। तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये वोट वो वोट है जो, ठीक है मैं मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट से, लेकिन आप सभी लोगों की बातें मैंने सुनी, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर देखिए, पश्चिम बंगाल हो या फिर मुंबई, यहाँ पर जो ऐसे वोटरों की संख्या आई है जो पिछले एसआईआर से मिसमैच हुए हैं और मैच नहीं हुए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, कायम है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।